इसका नाम नहीं शांति शांति नहीं है तो ठीक है, तो शांति हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक टॉपिक आज देखते हैं, एनर्जी रिसोर्सेस। ऊर्जा संसाधन। एनर्जी रिसोर्सेस, तो ऊर्जा क्या होती है बताओ? ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। ठीक है, कार्य करने की क्षमता या कार्य करने के लिए आवश्यक जो वस्तु है या कोई भी चीज़, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका जो है ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा संसाधन क्या होता है? ऊर्जा के अलावा भी सिर्फ संसाधन वर्ड यूज करें तो वो तो टाइप्स होगा ना। मैं सिर्फ संसाधन किसको कहेंगे, परिभाषा पूछ रहा हूँ। व्हाट इज रिसोर्सेस? रिसोर्सेस पूछा जाए आपसे कि कौन कौन से रिसोर्स, वो तो कौन कौन से हो गया, अलग हो गया। अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे वो तो हम लोग। बाकी आपके संसाधन की परिभाषा पूछे तो क्या बोलोगे? बताओ। अभिषेक मुस्कुरा रहे हो मंद मंद। क्या बोल रहे हो? अच्छा, पीछे बताया था क्या? ठीक है, क्या बताया था प्राची? बताओ। संसाधन का मतलब पहली बात तो ये है कि कोई भी वह वस्तु या कोई भी वह चीज, कोई भी वह वस्तु, पहला जो किसी न किसी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, किसी न किसी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। पहली बात तो ये, फुलफिल द एनी ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट, एनी ऑफ ऑब्जेक्ट और गुड्स विच फुलफिल द एनी ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट, राइट। तो उसको जनरली हम परिभाषा में देखेंगे तो इतना ही लिख के भी काम चल जाता है कि कोई भी वस्तु जो किसी न किसी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। लेकिन दारू भी करती है, ड्रग्स भी करता है। ड्रग्स लेने के बाद दूसरी दुनिया में पहुंच जाते, कहते लोग ट्राई मत करना है, क्योंकि बाकी चीज़ों से देख काम चल जाएगा। ड्रग्स की आदत पड़ गई तो फिर जीवन तुम्हारा ही नहीं, पूरे परिवार का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो कभी ड्रग्स शौक से भी ट्राई मत करना। बाकी चीज शौक से ट्राई कर लोगे चल जाएगा, लेकिन हाँ, दारू चल जाएगा, ठीक है, लेकिन शौक से करते करते कभी कभी आदत बन जाती है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, चाहे वो भी हो, वाइन भी हो, कुछ भी हो, क्योंकि अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो फिर है ना, मन पे यदि कंट्रोल है तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कई लोग पहले शौक से स्टार्ट करते हैं और यदि उसके बाद फिर वो आदत बन जाती है। और आदत से मैंने कहा, जैसे 2-4 दिन पहले मेरे बराबर के मेरे क्लासमेट का रूम, क्लासमेट, हम लोग 10वीं 11वीं 12वीं साथ में पढ़े थे, ग्रेजुएशन भी साथ में किए थे। तो वो कुछ दिनों पहले सिर्फ इस दुनिया से निपट गया। निपट के इसलिए कि अपनी गलती के कारण निपटा, इतना पीने की आदत रख लिया था कि सब लीवर वीवर सब खराब ना थे। शिक्षाकर्मी टीचर बने, फिर एक स्कूल में हेड मास्टर थे अभी। तो अब सोचो मेरी उम्र का है, ठीक है, तो सिर्फ निपटे कि इसीलिए कि वो आदत बना लिए थे सुबह शाम, उसके बिना सुबह होती थी उसी के साथ, रात होती थी उसी के साथ। तो कोई भी चीज़ शौक से भी कोशिश करना है कि शौक आदत में ना बदले, क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं है तो फिर आदत लगने में टाइम नहीं लगती है। दूसरा, इसलिए दूसरा पॉइंट जोड़ा गया आपका जो है कि समाज के द्वारा स्वीकृत हो, है ना। संसाधन तभी कहेंगे उसको कि समाज के द्वारा स्वीकृत, एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। संसाधन कहलाने के लिए ये भी जरूरी है कि समाज के द्वारा क्या हो, वह स्वीकृत हो, तभी हम उसको संसाधन में रखेंगे।
जैसे ड्रग्स को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है ना। वाइन को भी छुप छुप के पी लोगे बात अलग है, लेकिन खुलेआम ठीक है, कुछ मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हो जाता है थोड़ा बहुत। और तीसरी एक चीज़ भी है कि संसाधन तभी बनते हैं जब हमारे पास उसके यूज के लिए तकनीकी उपलब्धता हो, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं है संसाधन होने के बावजूद भी नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, ये कहा जाता है। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। तो तकनीकी उपलब्धता का मतलब क्या, टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। जैसे कुछ समय पहले तक जो हमारा बायो वेस्टेज था, बायो वेस्टेज समझ रहे हो क्या है? जैव कचरा, जैव अपशिष्ट, है ना। अभी जैसे गाड़ी आती तो बोलते हैं ना गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग डालो। तो गीला कचरा का मतलब इस साग सब्जी और इस तरीके की जो चीज़ें होती है उनको अलग करने बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम उनका यूज कर सकते हैं किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो कचरा था कुछ समय पहले तक हमारे लिए सिर्फ क्या था, कचरा ही था, उसका कोई यूज हमारे लिए था नहीं, जाके डंप कर देते थे। लेकिन जब आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई हमारे पास, तो ये जो बायो अवशिष्ट ये भी हमारे लिए क्या बन गया, आपका संसाधन बन गया ना। ऊर्जा के लिए है तो ऊर्जा संसाधन बन गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये 3 पॉइंट्स आपके संसाधन कहलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। संसाधन का मतलब है कि जनरली परिभाषा में हम इतना ही दे के काम चला लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं है, भले ही किसी न किसी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो हम उसको संसाधन नहीं कहेंगे। जैसे ड्रग्स हो गया, ड्रग्स का यूज, या जैसे आपका क्या बोलते हैं, कुछ ड्रग्स का यूज हम लोग जो है अफीम वगैरह का यूज कुछ दवाई बनाने के लिए कर देते हैं। तो उसका यूज दवाई बनाने के लिए हो रहा है तब तो वह संसाधन हो गया हमारे लिए, लेकिन उसका नशे के लिए होगा तो फिर संसाधन नहीं कहलाएगा। एल्कोहल का यूज कुछ दवाइयों में भी होता है तो वो संसाधन हो गया, लेकिन नशे के लिए होगा तो फिर संसाधन नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। और संसाधन होते नहीं बनाए जाते, इसका मतलब ही है कि कोई चीज़ हो सकता है आज हमारे लिए संसाधन नहीं है, लेकिन कल तकनीकी के कारण से उसका यूज जब सीख जाएंगे तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, संसाधन बन जाएंगे। सबसे पहले मनुष्य ने काला पत्थर देखा होगा। काला पत्थर का मतलब कोयला, जिसको आज कोयला कहते हैं हम लोग मान लेते हैं। तो उसके लिए काला पत्थर ही रहा होगा। जब उसने यूज करना सीखा, उसको जला करके ऊर्जा उत्पादन सीखा, तब जा करके हमारे लिए क्या बना, संसाधन। तो इस तरीके से समय के साथ नई नई तकनीक उपलब्ध होती है, तब जा करके वो क्या बनते, संसाधन बनते हैं, है कि नहीं। चलिए अब इसी का वर्गीकरण से क्वेश्चन आता है, संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, यहाँ पे ऊर्जा संसाधनों का क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण, एनर्जी रिसोर्सेस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो एक तो है आपका जो है उपयोग के समय के आधार पर कि कब से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। बेस्ड ऑन यूज ऑफ टाइम पीरियड, समय अवधि के आधार पे, उपयोग के समय अवधि कितने सालों से कब से कर रहे। और दूसरा है आपका जो है उपयोग की निरंतरता के आधार पर, उपयोग की निरंतरता। उपयोग की निरंतरता के आधार पर, कंटिन्यूएशन ऑफ यूज। तो इसके आधार पे सबसे पहला 2 प्रकार डिवाइड करते हैं, परंपरागत
एवं गैर परंपरागत। इंग्लिश में क्या लिखोगे? ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल नहीं होगा लेकिन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो कन्वेंशनल का मतलब क्या हुआ? जिसका उपयोग, परंपरागत का मतलब ये कि लंबे समय से इसका यूज कर रहे हैं, या शुरुआत से, प्रारंभ से, है ना। इसका परंपरागत का मतलब क्या हो गया आपका, जो है कि लंबे समय से हम जिसका यूज कर रहे उसको हम लोग किस में रखेंगे? आपका परंपरागत। लंबे समय से उपयोग या बहुत समय से उपयोग जो कर रहे हैं हम लोग उसको रखते हैं आपका परंपरागत। तो इसमें क्या क्या आएगा? ऊर्जा रिसोर्सेज में परंपरागत में कोयला आ जाएगा, कोयला, पेट्रोल, डीजल, जिसको हम लोग जीवाश्म ईंधन करके वन वर्ड लिख सकते हैं, जीवाश्म। तो जितने भी जीवाश्म ईंधन है, जीवों के अवशेष है, वो किस में आएंगे? आपके परंपरागत में आएंगे। फॉसिल्स फ्यूल, समझ गए? फॉसिल्स फ्यूल, तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस सब इसमें आ जाएंगे आपके, जो है इसका उपयोग हम लोग शुरुआत से कर रहे हैं। और जल विद्युत है ना, इसका भी उपयोग बहुत पहले समय से कर रहे हैं। हाइड्रो पावर, भारत में भले बाद में आओ लेकिन विश्व में तो पहले से कर रहे हैं। तो ये भी किस में आएंगे आपके, जो है कन्वेंशनल में आ जाएंगे, है ना। हाइड्रो पावर भी हम पहले से कर रहे हैं। गैर परंपरागत में कौन से आएंगे? जिसका यूज हम लोग हाल फिलहाल में यूज करना स्टार्ट किया। हाल फिलहाल का मतलब पिछले कुछ दशकों से, पिछले कुछ समय से। तो जैसे आपका नाभिकीय विद्युत को किस में रखोगे? न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का लगभग वो 19, भारत में तो अभी भी फोकस कर रहे हैं हम लोग, जो है तो अभी भी 3% हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो भारत में न्यूक्लियर एनर्जी जो है किस में आती है? गैर परंपरागत में आती है। न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय विद्युत। इसके अलावा बहुत सारे अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं गैर परंपरागत में, जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, आपका जो है सौर ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। क्लियर है? चलूं आगे। इसके बाद आ जाओ, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के बाद और भी कई सारे हैं। जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। क्या हो गया? भूकंप आ गया? इसके अलावा, जियोथर्मल के अलावा जो है आपका ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, टाइडल। इसके अलावा और भी है, क्या है? तरंग ऊर्जा, तरंग या लहर, वेव एनर्जी, तरंग या लहर ऊर्जा, वेव एनर्जी। इसके अलावा एक हम पढ़ेंगे ओटेक ऊर्जा, OTEC, ओटेक एनर्जी। राइट, और क्या आएगा? आज के लिए हाइड्रोजन एनर्जी, नई ग्रीन एनर्जी के रूप में हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। आपका वर्तमान में जो सरकार है, भारत सरकार भी हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी के रूप में, ग्रीन एनर्जी का मतलब इससे पॉल्यूशन कम से कम हो, हाइड्रोजन एनर्जी को ग्रीन एनर्जी के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं। एक है सेल गैस, ये भी आपका अनकन्वेंशनल, गैर परंपरागत में आएगी, सेल गैस ऊर्जा। राइट, और कुछ छूट गया? मेरे ख्याल से इतना ही है एनर्जी में।
ठीक है, पवन हो गया, विंड हो गया, सब कुछ हो गया, और कुछ बच गया क्या? बायो अपशिष्ट, जैव अपशिष्ट वाला डालना है तो डाल सकते हो। जैव अपशिष्ट ऊर्जा या जैव अपशिष्ट के साथ बायोगैस या बायोमास एनर्जी कहते हैं। इसको हम लोग वन वर्ड में कहेंगे बायोमास एनर्जी। हिंदी में भी बायोमास या जैव भार ऊर्जा का देते हैं, जैव भार ऊर्जा, बायोमास। तो इन सब के बारे में, तो ये सब किस में आ जाएंगे आपके, जो है अनकन्वेंशनल में आ जाएंगे। ये सब किस में आ जाएंगे आपके, अनकन्वेंशनल में। तो क्वेश्चन आएगा कौन सा अनकन्वेंशनल है, तो तीन को छोड़ दो, तीन क्या, दो को छोड़ दो, जल विद्युत और जीवाश्म, पेट्रोल, गैस, कोयला। तो बाकी सब किस में आएंगे आपके, जो है जल विद्युत में आते हैं। तो ये हो गया, याद रखना है आपका इस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है आपका, कौन सा कन्वेंशनल है, कौन सा अनकन्वेंशनल है, कौन सा कन्वेंशनल है, कौन सा अनकन्वेंशनल है, ये बनेगा आपका। तो अब आंसर निकालोगे यहाँ से कि कौन सा कन्वेंशनल है, कौन सा अनकन्वेंशनल है। क्लियर है। दूसरा फिर है आपका उधर वाला, उपयोग की निरंतरता के आधार पर। तो उपयोग की निरंतरता के आधार पर भी दो प्रकार बनेंगे। एक हम लोग कहते हैं नव्यकरणीय, रिन्यूएबल, या इसी को कहते हैं असमाप्त प्राय। असमाप्त प्राय जो कभी खत्म नहीं होगा, नॉन एग्जॉस्टेबल। राइट। और इसका उल्टा हो जाएगा अनव्यकरणीय, समाप्त प्राय। नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल या असमाप्त, सॉरी समाप्त प्राय। तो ये क्लासिफिकेशन ये हो गया। अब इसमें बताओ कौन किस में जाएगा, जितना ऊर्जा सोर्सेस पड़े उसमें कौन किस में जाएगा, बताओ। सौर ऊर्जा इसमें आएगी। तो सीधा सा मतलब है, जैसे हमने क्या लिया हुआ है आपका, इनमें से परंपरागत में से कौन सा उधर जाएगा, परंपरागत में से जल विद्युत ये चला जाएगा नव्यकरणीय में, है कि नहीं। परंपरागत में से जल विद्युत किसमें चला जाएगा आपका, नव्यकरणीय में। जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है, भेज दो। उसके बाद बाकी समझ नहीं आए। बाकी दोनों बच गए। जीवाश्म ईंधन किस में जाएगा, वो अनव्यकरणीय में जाएगा। इसमें जो है अनव्यकरणीय में चला जाएगा जीवाश्म ईंधन। कॉमन सेंस आगे बस समझ में। और बाकी इनमें से बच गया, तो इनमें से न्यूक्लियर चला जाएगा किसमें, फिर से नॉन रिन्यूएबल में। न्यूक्लियर किस में जाएगा आपका, नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि न्यूक्लियर में यूरेनियम, थोरियम, ये सब मिनरल्स यूज करते हैं हम लोग, जो ख़त्म हो जाएंगे कभी ना कभी, है ना। नव्यकरणीय का मतलब इसका रिन्यूएबल समझ ही रहो ना भाई। यहाँ पे जिसका नवीनीकरण कर सकते हैं और जिसका नवीनीकरण नहीं कर सकते, या अपने आप नवीनीकरण होते रहता है, तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे न्यूक्लियर वाले, तो उसमें चला जाएगा। बाकी इनमें से सेल गैस फिर से इसमें आ जाएगा अनव्यकरणीय में। ये सेल गैस फिर चला जाएगा आपका नॉन रिन्यूएबल में। आ गई बस समझ में।
सेल गैस, बाकी लगभग रिन्यूएबल में आ जाएंगे फिर से। बाकी जितने हैं सेल गैस को उधर भेज दो, बाकी सब रिन्यूएबल में आ जाएंगे, सब के सब ऑटो जनरेटेड रिन्यूएबल में आ जाएंगे। क्लियर हुआ परमानंद बाबू? तो पहला क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आता है, कौन सा रिन्यूएबल है कौन सा रिन्यूएबल है। तो रिन्यूएबल का मतलब इसका हम लोग नवीनीकरण, जिसका हो सकता है अपने आप नवीनीकरण या मनुष्य कर सकता है, तो इसमें आ जाएंगे। तो बाकी सौर ऊर्जा वगैरह सब अपने आप रिन्यू होते रहते जब तक सूरज चांद रहेगा, है ना। मोदी तेरा नाम रहेगा, है ना? मोदी का याद रखोगे, कुछ बड़ा करके जा रहे, और भी कुछ आगे 2 4 5 सालों में बड़ा करने वाले, समझ गए। आगे 2 4 5 सालों में और क्या होगा, कुछ बड़ा करके जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर्स में इनका अपना नाम रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और आप भी कुछ ऐसा कर लो कि जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा भी नाम रहे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया आपका। तो क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा बनेगा, कौन सा रिन्यूएबल में आएगा कौन सा अनरिन्यूएबल में आएगा। तो बना लोगे, आराम से निकाल लोगे, तो कोई समस्या नहीं जानी चाहिए, राइट। तो एक तो हो गया ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण में ये क्वेश्चन आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लो। अब इसमें से कुछ पहले ताप जल विद्युत परियोजनाएं हमने लगभग देख लिया था, लेकिन कुछ जल विद्युत परियोजनाएं और ध्यान देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ताप विद्युत कौन कौन से, फिर संसाधन अलग से पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कोयला मिलता है कहाँ लोहा मिलता है, बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कौन सा कन्वेंशनल है कौन सा अनकन्वेंशनल, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है और एक यहाँ से बनता है। तो यहाँ तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आप लोग को। अब आ जाओ ऊर्जा में, यदि आज भी देखिए भारत में, तो एनर्जी में तापीय ऊर्जा का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तापीय ऊर्जा का मतलब किससे, तापीय ऊर्जा का मतलब किससे, कोयला, पेट्रोल, गैस, इससे जो ऊर्जा उत्पादन होता है उसको किस में रखते हैं हम लोग, तापीय ऊर्जा में रखते हैं, है कि नहीं। इसको हम किस में रखते हैं, तापीय ऊर्जा। तो इसका कंट्रीब्यूशन आज भी ज़्यादा है, लगभग 65% के आसपास इसका भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा, मतलब सबसे ज़्यादा। उसके अलावा जो है जल विद्युत का है 22% के आसपास, और फिर न्यूक्लियर का 3rd नंबर पे आता है, न्यूक्लियर है नाभिकी, ये अभी 3% के आसपास कंट्रीब्यूशन है। तो भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है अभी भी, तो तापीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, गैस का ही है। धीरे धीरे जल विद्युत बढ़ा रहे, नाभिकीय विद्युत बढ़ा रहे, लेकिन अभी भी कंट्रीब्यूशन कम है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जल विद्युत का उत्पादन पहले दिन मैंने बता दिया था। वैसे तो जल विद्युत सबसे पहले 1897 में दार्जिलिंग में शुरुआत भारत में जो मानी जाती है वह 1897 से दार्जिलिंग में मानी जाती है। और लेकिन बड़े लेवल पे जो शुरुआत हुई थी 1902 में शिव समुद्रम, जो तमिलनाडु में एक जलप्रपात है, यहाँ से मानी जाती है। तो ये दोनों नाम भी याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, पूछते रहता है कि भारत में जल विद्युत की शुरुआत तो 1897 में दार्जिलिंग से मानी जाती है, लेकिन प्रॉपर वे में जो देखेंगे वह कब से मानी जाती है आपकी 1902 से शिव समुद्रम तमिलनाडु। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलाशय है, शिव समुद्रम जलप्रपात भी है कावेरी नदी पर, तो वहाँ से मानी जाती है। तो लगभग कितने साल हो गए, 124 साल, 122 साल लगभग हमें जल विद्युत उत्पादन करते हुए हो गए, ठीक है। जबकि न्यूक्लियर हम 1960 के बाद स्टार्ट किए थे। तो कुछ जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिख लो, कौन कौन से राज्य में कौन से है। कभी कभार मैच करने के लिए क्वेश्चन आएगा। जल विद्युत परियोजनाएं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक दो नाम जो आप लोग को पता होना चाहिए। एक है सलाल परियोजना, सलाल, और एक है दुलहस्ती परियोजना, सलाल प्रोजेक्ट एंड दुलहस्ती प्रोजेक्ट। तो सलाल जो है ये चेनाब नदी पर होगी,
किस पर होगी आपकी? चेनाब। और दुलहस्ती किस पर होगी? दुलहस्ती जो है ये होगी झेलम नदी पर। दोनों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। ये दुलहस्ती भी चेनाब पर है। दुलहस्ती चेनाब, इसका भी चेनाब पर ही है, ठीक है। चेनाब सलाल दुलहस्ती, दुलहस्ती चेनाब पर है, ठीक है। गूगल तो ये दिखा रहा है, तो गूगल के हिसाब से वैसे तो दुलहस्ती झेलम, ठीक है। गूगल तो ये दिखा रहा है दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चेनाब, ठीक है। इसके अलावा और एक दो नाम देखेंगे, एक बार दुलहस्ती का क्रॉस चेक दो चार जगह कर लूँ, ठीक है। सब जगह चेनाब ही दिखा रहे तो सही होगा। और एक बगलीहार परियोजना भी है, बगलीहार, ये सब जम्मू कश्मीर में है और ये भी जो है चेनाब नदी पर ही है। किसमें? आपके जो है चेनाब नदी पर। क्लियर हो गया? तो तीनों याद रखना है आपके जो है चेनाब नदी पर है। चलिए इसके अलावा जो है, ठीक है, झेलम नदी पर है लोअर झेलम, तो पकड़ ही लोगे, लोअर झेलम है तो झेलम पे ही होगा। लोअर झेलम, लोअर, तो लोअर झेलम परियोजना तो ये झेलम नदी पर ही है, तो इसमें जम्मू कश्मीर में ही है, तो इसमें आपको परेशानी नहीं जाएगी, ठीक है। इतना काफ़ी है आप लोग के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। इसके अलावा जो है, ठीक है, कुछ तो मैंने वो बहुत देसी के साथ साथ लिखवा दिया था, तो वही रहेंगे। कुछ एक आप छूट गई होगी, वो लिखवा दे रहा हूँ। शिव समुद्रम मैंने तमिलनाडु किया है, शिव समुद्रम कर्नाटक में आएगा, सॉरी। शिव समुद्रम जो लिखे थे ना, ये कर्नाटक में लिखना, कावेरी नदी पर, कर्नाटक वाले भाग में है। कावेरी नदी दोनों जगह से आती है, लेकिन ये कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात बताया था, वाटरफॉल कर्नाटक में, तो वहाँ पर बनाई गई है, तो कर्नाटक कर लेना उसका। तमिलनाडु में आ जाओ, पायकारा, पायकारा जल विद्युत परियोजना, पायकारा, पायकारा, तमिलनाडु में है। इसके अलावा इदुक्की जल परियोजना, इदुक्की, ये इंपॉर्टेंट है, इदुक्की वाला केरल में है। इदुक्की जल परियोजना जो है ये आपका केरल में है, ठीक है। इदुक्की, ठीक है, पेरियार नदी पर है। इदुक्की इंपॉर्टेंट है, पेरियार नदी केरल में है, पेरियार नदी पर है ना? जो इंपॉर्टेंट बोलूं उसको अच्छे से रट लेना। इसके अलावा पल्लीवासल, पल्लीवासल जल परियोजना, ये भी केरल में, पल्लीवासल जल परियोजना, जल विद्युत परियोजना केरल में। नदी वैसे जरूरत तो नहीं है, ठीक है। ये एक है आपका, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी बताई थी मैंने? भरत पूजा, ये है मुदिरा, मुदिरा पूजा। नदी उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मुदिरा पूजा नदी पर है, मुदिरा पूजा नदी, पल्लीवासल। हिमाचल प्रदेश में लिखो, हिमाचल प्रदेश में है नापथा झाकड़ी, सतलज नदी पर, नापथा झाकड़ी लिखवाया था साथ उसमें भी, नापथा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। और भी है बहुत सारी,
संजय गांधी जल विद्युत परियोजना, संजय गांधी, ये भी हिमाचल प्रदेश में। संजय गांधी जल विद्युत नदी, वैसे देख लेता हूँ संजय गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच रिवर। तो मध्य प्रदेश वाला थर्मल दिखा रहा है। एक संजय गांधी थर्मल भी मध्य प्रदेश वगैरह में, हाइड्रो पावर भी है, तो थर्मल ही दिखा रहा है। ठीक है, वैसे एक हाइड्रो पावर भी है आपका जो है हिमाचल में, याद रखना, नदी वदी कोई बड़ी नहीं है। इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, महाराष्ट्र में कोई ऐसी खास याद करने वाली नहीं है। उड़ीसा में हीराकुंड जानते हैं आप लोग। असम, नॉर्थ ईस्ट में एक आध दो लिख लो कभी आ जाए तो। असम में है कोपिली परियोजना, कोपिली। और असम में जो है कोपिली, और एक अमैस परियोजना, अमैस, अमैस प्रोजेक्ट। सिक्किम में इंपॉर्टेंट है एक रंगीत परियोजना, सिक्किम में है रंगीत, रंगीत नदी परियोजना है, रंगीत नदी, पूछा हुआ ये। मेघालय में है खांगडोंग, खानडोंग परियोजना, मेघालय। इसके अलावा मणिपुर में है लोकतक, लोकतक झील का नाम है वहां पे, लोकतक परियोजना। और इसके अलावा जो है मिजोरम में है तुईबुई, तुईबुई परियोजना मिजोरम, ये भी इंपॉर्टेंट है तुईबुई वाली भी। नागालैंड वाले में भी इंपॉर्टेंट है, नागालैंड में है एक आपका दीखू परियोजना, दीखू, और दोयांग परियोजना, दोयांग एंड दीखू। नागालैंड में। ठीक, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में है अरुणाचल प्रदेश में है रंगा नदी परियोजना है एक, और एक कामेंग परियोजना है, कामेंग नदी पर। ठीक है, एक दो इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट वाले, एक आध दो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिक्रोंग, डिक्रोंग परियोजना भी अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर है। अंडमान निकोबार में है कलपोंग, अंडमान एंड निकोबार में एक परियोजना का नाम है कलपोंग परियोजना, कलपोंग। उसके बाद भूटान के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है, भूटान प्लस भारत, और ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ देता है। एक है चुखा परियोजना, चुखा। ठीक है, कुरिछू परियोजना, कुरिछू। ठीक है, और उसके अलावा है ताला परियोजना, ताला, चुखा परियोजना, कुरिछू परियोजना, वांगचू नदी पर है चुखा परियोजना, ये है वांगचू नदी, वांगचू नदी, ये ध्यान रख लेना। कुरिछू, वैसे कुरिछू छोटी सी कुरिछू नदी होना चाहिए इसके, तो कुछ कुरिछू
मेरे ख्याल से कुरिची छोटी मोटी नदी है, कुरिची नदी है छोटी मोटी। तो कुरिचू रिवर इन द मोंगार डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न भूटान में ही है, कुरिचू नदी है, छोटी मोटी नदी है, उसी के नाम पे है। ताला वाली होगी आपकी, एक रायडॉक नदी है, उस पर होगा ताला। ताला प्रोजेक्ट इन विच रिवर, ये भी वांगचू नदी है। ताला भी वांगचू पर, और इस वांगचू का एक नाम पुराना जो है रायडॉक नदी है, ये भी ध्यान रख लेना। वांगचू और रायडॉक नदी एक ही नदी है। तो ये हो गया आपका कुछ भूटान के साथ में। इसके अलावा जो है गुजरात में है कदाना परियोजना, माही नदी पर है कदाना, गुजरात माही नदी, कदाना परियोजना, कदाना प्रोजेक्ट। इसके अलावा नेपाल के साथ एक हमारी है देवी घाट परियोजना, देवी घाट परियोजना नेपाल के साथ। नदी होगी इसकी कोई, देख लेते हैं। देवी घाट प्रोजेक्ट, ठीक है। एक त्रिशूली नदी है नेपाल में, उस पर है त्रिशूली नदी, त्रिशूली नदी पर है देवी घाट प्रोजेक्ट नेपाल के साथ। तो मेरे ख्याल से इतने याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक मध्य प्रदेश में बरगी परियोजना, एक नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर। तो ये परियोजना इतना याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। कल पढ़ेंगे ताप और परमाणु, ठीक है। फिर गैर परंपरागत वाले थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पवन ऊर्जा, सभी ऊर्जा के बारे में कुछ 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 कुछ। तो इस तरीके से ऊर्जा से कोई भी क्वेश्चन आएगा। फिर खनिज संसाधन में कोयला वेला कहाँ मिलता है बाद में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो आज इतना पढ़ लोगे?